वैसा करेंगे, ये कौन सा बड़ा काम है, ऐसे कर लेंगे। आपके पिताजी को कहते सुना होगा आपने कि किसी दिन बेटा 4 पैसे कमाएगा तो पता चलेगा। रीजन है क्योंकि आपके सपने आपकी वास्तविकता से मैच नहीं कर रहे होते हैं। आपकी वास्तविकता यह है कि आपने कुछ नहीं किया सपने प्राप्त करने के लिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस मैसेज को 4-5 लोग भी समझ गए आज तो मेरा काम बन जाएगा, समझे? तो भैया बात ऐसी है, सब चीज छोड़ो और जो सोचते हो उसके लिए पूरा खाका बनाओ। और खाका बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको सरल भाषा में समझ लो। माना कि हमको अलवर से जयपुर जाना है, अलवर से जयपुर की दूरी 160 किलोमीटर है। तो 160 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि जयपुर में मैं ये करूंगा और मैं यूं करूंगा। चलने भी पड़ेगा ना भाई। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा 160 किलोमीटर में कितनी देर में ट्रेवल कर सकता हूं, 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल होगी, 1 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल होगी, सोचना पड़ेगा ना भाई। आपकी ग्रोथ 1 मिनट तक भी पता चलनी चाहिए कि भाई मैंने इतने बजे गाड़ी चलाना शुरू करना है, यहां मैं यहां पहुंचूंगा 10 मिनट में, यहां 15 मिनट में, यहां दिमाग में चीजें होती हैं तो एग्जीक्यूट होती हैं। आप ऐसे ही अपने भविष्य के लिए रूपरेखा बनाइए कि एक दिन मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि एक दिन में मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता भाई। मैं भी पेट्रोल पंप में तेल डालूंगा, पेट्रोल पंप में खड़ा होकर गाड़ी में तेल भरूंगा और एक दिन मैं भी अंबानी बन जाऊंगा, नहीं होता भाई ऐसे। उनके लिए काम करना पड़ता है, तरीके सोचने पड़ते हैं, निकालना पड़ता है रास्ता, तब जाके कुछ होता है, ठीक है? तो सोचो और निकलो, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आप समझो दुनिया में क्या हुआ है अभी। हम सुबह सुबह ये सवाल बदले हैं तो बहुत हिम्मत लगी है, और हुआ ये कि जब हम सवाल बदल रहे थे आपके लिए, क्योंकि इस जगह हम दूसरा सवाल ले चुके थे, अब सुबह सुबह हमको ये जब पता चला कि हमने कहा भैया डोनाल्ड ट्रंप कुछ अच्छा काम कर दिए हैं, तो उस अच्छे काम की तो सूचना देनी जरूरी बनती है। और अच्छा काम इतना बड़ा काम है, इसकी वजह से इलेक्शन में कहां पे, अमेरिका में भैया उनका वोट शेयर बढ़ सकता है, इतना बड़ा काम है। और आप लोग भी समझेंगे इसे जब हम समझाएंगे आपको कि ये मुद्दा क्या है। बहुत से लोगों को तो समझ में ही पहली बार आएगा कि ये चल क्या रहा है दुनिया में। हम पूरा जीरो से लेके एंड तक बताएंगे, तसल्ली से पीठ लगाओ किनारे, दुनिया का मैप रखो सामने, क्योंकि वेस्ट एशिया की चर्चा होने वाली है। सामने मैप देख लो, बढ़िया से बातें सुनना शुरू करो। हुआ क्या है, बात ऐसी है जनाब, हो गया है अब्राहम अकॉर्ड। याद कर लेना, आने वाले टाइम में सुर्खियां बनेगा अब्राहम अकॉर्ड। आज तो कई न्यूज़पेपरों में आएगा तक नहीं, ठीक है? तो अब्राहम अकॉर्ड जो है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, क्यों है, किसके बीच हुआ, चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के कारण अब्राहम अकॉर्ड हुआ, किसके बीच में हुआ? यहां आंसर बनता है इजराइल और मेरे प्यारे साथियों आपके यूएई के बीच में। बोले ये क्या है सर? आइए अभी बताते हैं आपको। जनाब बात यह है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का दुश्मन है कौन? इजराइल। अरब वाले लोग इजराइल को फूटी आंख पसंद नहीं करते। आप इस बात से समझ लीजिए कि इन्होंने, वो कहते हैं ना, इन्होंने असल में भेड़ और शेर इन दोनों की दोस्ती करा दी, यानी कि दोस्त और दुश्मनों को आपस में जुड़वा दिया। यानी कि इन्होंने, कहते ना, गाय और शेर एक ही तट पे पानी पी रही हैं, वैसा काम करवा दिया साहब। इन दोनों के बीच में ऐसी सेटिंग बिठाई है। यहां किसी को भी आप भेड़ मत समझना, किसी को भी शेर मत समझना। मेरा कंसर्न केवल यह है कि एकदम अपोजिट जो लोग हैं, ये समझो कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करा दिया जाए, वैसा समझौता है ये, ठीक है ना? इसकी वैल्यू ऐसे समझो, दुनिया में सबसे ज्यादा डिसरप्टेड जो जगह मानी जाती है वो वेस्ट एशिया है, और उसमें सबसे बड़ा जो, मतलब ये समझ लीजिए सबसे खतरनाक जो देश माना जाता है, खतरनाक बोले तो अशांति का जनक जिसे समझा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंस्टेबिलिटी, उसका नाम इजराइल है। उसकी दोस्ती करवा दी साहब इन्होंने। किसके साथ करा दी? यूएई के साथ में करा दी। तो आप में से कई लोग तो ये जानेंगे ही नहीं कि सर यूएई की दुश्मनी क्या है। सरल रूप से समझ लो पहले, फिर पूरा इतिहास सुनाऊंगा, जहां से इजराइल पैदा हुआ है वहां से सुनाऊंगा, क्योंकि अपनी आदत वो नहीं है कि आपको न्यूज निकाले और चल दिए। भैया जान लो, आज ही पता चल जाएगा। पॉइंट क्या है कि इजराइल और इसके बीच में, यूएई के बीच में जो घटना हुई है ना भाई, इसको आप इस प्रकार से समझिएगा कि असल में इजराइल जो है वो मुस्लिम विरोधी देश है। सीधा सीधा बोल रहा हूं, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब इजराइल ने हमेशा यरूशलेम, और इजराइल का इतिहास जब से बताना शुरू करूंगा तब से यह समझ लो कि इजराइल ने अब तक अरब देशों को संयुक्त रूप से कई बार हराया हुआ है। मतलब ये समझो, अकेला इजराइल एक तरफ और पूरा अरब कंट्री एक तरफ। अरब कंट्री का मतलब समझ रहे हैं? ये जितने भी है ना आपके, ये यूएई, सऊदी अरब, ये जितने भी हैं, इनका सबका समर्थन एक तरफ, इजराइल अकेला एक तरफ, और मिलके उसने 2-3 बार मिलके हराया हुआ है, पीछे पछाड़ा हुआ है, ठीक है? वो समझेंगे हम पूरी कहानी क्या है। और ऐसी स्थिति में जब यह समझा जाता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करने का जो प्रयास किया,
आज यूएई की दोस्ती उसके साथ हो जाना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी न्यूज बनती है। यूएई ने कहा है कि अब वो इजराइल में अपने दूतावास खोलेगा। इजराइल ने कहा है कि वो यूएई के अंदर अपने दूतावास खोलेंगे, इनके लोगों इनके बीच में फ्लाइट्स चलेंगी, इनके लोग आपस में आ जा सकेंगे। इतना बड़ा काम हुआ है जनाब। दोस्ती होने जा रही है किन दो देशों के बीच में? यूएई और इजराइल के बीच में। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या इजराइल को कोई भी दोस्त देश नहीं है, देश दोस्त नहीं है क्या? अरे भाई साहब, हमारा इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर अगर ढूंढा जाए तो आबादी के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी टॉप 10 के अंदर स्थान प्राप्त करता है। उसके बावजूद भी हम लोग तो थोड़ी सी परिस्थितियां क्या बिगड़ जाएं, नेपाल के साथ थोड़ी सी स्थिति क्या बिगड़ जाए, कि बांग्लादेश के साथ क्या बिगड़ जाए, हम तुरंत भाई साहब बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। अरे भाई साहब संबंध खराब हो गए, संबंध खराब हो गए। पूरे अरब वर्ल्ड में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट तो देख ही लीजिए। ये पूरा की पूरा वेस्ट एशिया देखिए एक बार आप, इस वेस्ट एशिया को ध्यान से देखिए। इस वेस्ट एशिया में इजराइल ये चुन्नू सा देश है, ये देखो ये रहा। इतने से देश ने पूरा उधम मचा रखा है पूरे वेस्ट एशिया में। और इसका दोस्त बताऊं कौन है इस पूरे वेस्ट एशिया के अंदर? ये पूरा की पूरा यहां तक जो दिख रहा है ये वेस्ट एशिया, यो समझो आप है, अफ्रीका को हटा दो, ये सारा की सारा वेस्ट एशिया है। इस पूरे की पूरे वेस्ट एशिया में इसके दोस्त यानी जिसके साथ मान्यता प्राप्त है, जो इसको देश मानते हैं, दोस्त तो दूर की बात छोड़ो यार, केवल इतना समझो कि जो इसको मान्यता देते हैं वो मान्यता देने वाला तीसरा देश बन रहा है। कौन? यूएई, जो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं भी मानता हूं कि तुम कुछ हो, तुम्हारे साथ मैं राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता हूं। ये इतनी बड़ी न्यूज है, आप सोच के देखो। इसका हर देश इसका दुश्मन है। यानी इजराइल के साथ में जो संबंध केवल बने हुए हैं वो केवल दो देशों के बने हुए हैं अभी तक। जो इसके पड़ोसी हैं उनमें से एक का नाम है इजिप्ट, जो बगल में बिल्कुल बैठा हुआ है, अफ्रीकी देश है। और दूसरा देश है जॉर्डन, जो कि इजराइल को मानते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा बॉर्डर यहां तक है, यानी तुम एक देश हो। बाकी तो अरब वर्ल्ड इसको मानते ही नहीं है, इसको केवल इन्वेडर मानते हैं, यानी कि ये तो विदेशी आक्रांता समझा जाता है। आप सोच के देखो, इतने सारे देश, सारे की सारे दुश्मन सब एक बार में साथ मिलकर इस पे अटैक किए हुए हैं, उसके बाद भी इजराइल आज सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब समझो, थोड़ी खुददारी लाओ। इस देश के अंदर कुल मिलाकर के 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, और इस 1 करोड़ की आबादी ना होने के बावजूद भी इसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इंडिया खुद इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार करती है, इससे डिफेंस के व्यापारों में टॉप 4 में आता है ये भाई। इससे हम इससे इतना सामान परचेज करते हैं, समझे? तो अब मुद्दा समझो क्या है कहानी का, अब पूरा इतिहास समझिए। तो इजराइल और यूएई के बीच में हो गई दोस्ती, करवा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कहा जाए कि डोनाल्ड डक को आज मैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, कहा जा सकता है कि उसके द्वारा किया गया ये एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक कार्य है। क्यों भैया इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम किया है इस वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी के लिए। अगर यूएई इस काम को कर रहा है तो संभव है कि कुछ ही दिनों बाद सऊदी अरब भी मिल जाएगा इसके साथ में, इजराइल के साथ में, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब समान मानसिकता प्रदर्शित करते हैं, समान प्रकार का इनकी विचारधारा है और समान प्रकार का ही इनका स्टेटस है। ठीक है, तो पहली बात तो हमको यह समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो अब सुनिए हुआ क्या, कैसे है पूरी कहानी, पूरी पटकथा क्या है। आपको चूंकि यह जानने का मन करेगा कि दुश्मनी क्या थी, आप क्या जानना चाहेंगे? सर इजराइल और यूएई के बीच में दुश्मनी क्या थी जिसके बीच समझौता हो गया है? वो पूरी दुश्मनी अब मैं आपको सुनाता हूं, पूरा इतिहास सुनाता हूं, उसके बाद आपको आज के इस अकॉर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। कहानी शुरू होती है जनाब तब से जब इजराइल नहीं हुआ करता था। तो वो क्या होता था? हमने कहा इजराइल को अगर मैप में दिखाता हूं मैं आपको, तो यहां पर एक छोटू सा देश है जिसका नाम इजराइल है, जो दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, ये भूमध्य सागर है और इसकी बगल में ये जो दिख रहा है ना, ये इजराइल है। इतना सा जो वर्तमान में हम देखते हैं, इतना सा इजराइल है। घटना शुरू होती है वर्ष 1917 से, जब मेरे प्यारे साथियों इजराइल था ही नहीं। उस समय मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, असल में ये काली पट्टी उस समय क्या हुआ करती थी? पूरा की पूरा फिलिस्तीन हुआ करती थी। कहने का अर्थ यह है कि उस समय इजराइल नामक कोई देश ही नहीं था, यानी 1917 में इजराइल था ही नहीं। इस बात को जितनी बार बजा गजा के सुन लो। फिलिस्तीन के उस समय कौन कौन से देश पड़ोसी हुआ करते थे? लेबनान, सीरिया और ये बगल में जॉर्डन, इजिप्ट, ये देश हुआ करते थे, आज भी यही हैं।
लेकिन आज का नक्शा ये वाला है जो आपको दिखाई दे रहा है। 1917 से लेकर के 1948 के बीच तक हालत तो ये हो गई, और वर्तमान का नक्शा मैं आपको दिखाऊं तो वर्तमान में ये जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा की पूरा इजराइल है। तो अब भाई साहब इसको कुछ प्रकार से समझना होगा, कहानी को जानना होगा कि क्या है पूरी कहानी। आइए एक एक करके बात सुनाते हैं। ये पूरा 1948 से लेकर के हम आगे तक समझा दिए। वर्तमान स्थिति में इजराइल ये है, और फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कि हम भी हैं, हमें मान्यता दो। चूंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र होने के नाम पर वेस्ट एशिया के सारे देश मुस्लिम हैं। ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना, छोटे मोटे जितने भी बगल में दिख रहे हैं, सारा मुस्लिम वर्ल्ड है, इसके पड़ोस में जितना भी है। और ये सब लोग मिलकर के फिलिस्तीन को अपनी तरफ से समर्थन देते आए और इजराइल को हमेशा अपना दुश्मन मानते आए। ऐसी स्थिति में इजराइल के पक्ष के बारे में मतलब यूएई के जो मतलब किंग हैं, उनका कहना तो ये था कि कहीं पर भी अगर इसके साथ पहले तेल का व्यापार का सौदा हुआ था, पर उन्होंने कहा कि जब यहां पर खून बहता है तो हम यहां तेल नहीं बहने देंगे, यानी कि इस जगह पर हम तेल का व्यापार नहीं करेंगे। तो दो परिस्थितियां हैं, आपको समझनी होंगी। पहली परिस्थिति, जब फिलिस्तीन में इजराइल था ही नहीं, आज इजराइल के अंदर फिलिस्तीन नहीं है, और ये पूरा की पूरा जो कार्यक्रम हुआ ये मात्र 70 सालों की कहानी है मेरे प्यारे साथियों। तो इसके इतिहास को जानिए और इंटरेस्ट लीजिए। साथियों ये बात कब की है, आप अगर मैप को देख रहे हैं तो बात है उस समय की जब यहूदी जो कि इजराइल के रहने वाली जाति है। एक बात और समझ लीजिए, धर्म के आधार पर बसा हुआ इकलौता देश बनेगा इजराइल, जिसको कि धर्म के आधार पर ही बसाया गया। ठीक है ना, जैसे अपने इंडिया में क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बसा हुआ पहला राज्य था, याद है। ऐसे ही धर्म के आधार पर, धर्म को आधार मान करके किसी को अगर बसाया गया तो उसका नाम था इजराइल। तो क्या है इजराइल की कहानी, अब वो सुनिएगा साथियों। इस कहानी के अंदर इंटरेस्ट लीजिए और इसे जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए। पूरा इतिहास सुना रहा हूं। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, हुआ ये कि इजराइल जो था वो यहूदी जो थे, जूस जिन्हें आप कहते हैं, ये जर्मनी के अंदर बहुत ही पावरफुल पहले लोग हुआ करते थे। देखिए आज की भी स्थिति इनकी ये, यानी कि ये जो पूरी कम्युनिटी है ना जूस की, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, पारसी होते हैं, सिख होते हैं, ऐसे ही जूस भी एक यहूदी समुदाय होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बात है जर्मनी की। तब जूस जो थे वो जर्मनी के अंदर बहुत पावरफुल हुआ करते थे। पावरफुल होने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि जर्मनी के अच्छे और बुरे सभी निर्णयों में जूस का हाथ हुआ करता था, यानी सत्ता वर्ग में ये हमेशा रहे। हुआ ये कि 1914 से लेकर 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो हार गया। कौन हार गया? जर्मनी हार गया। जर्मनी हार गया तो जर्मनी की हार में जो संधि हुई, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिस संधि के तहत जर्मनी के ऊपर बहुत सारे टैक्स लाद दिए गए, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगा दिए गए। इस प्रकार का मैं पूरा इतिहास सुनाता ला रहा हूं, लेकिन ब्रीफ में सुनाऊंगा ताकि क्लास के टाइम में खत्म हो जाए। तो हुआ ये, और ये सारी चीजें चूंकि मैं आपके सामने न्यूज आने के बाद इकट्ठी करके लाया हूं तो समय लगना लाजमी था, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंकित परिवार का मुझे समर्थन प्राप्त है कि सर आप तो पढ़ाओ बढ़िया से, खबरें ढूंढ के लाओ, एक्सप्लेनेशन कितना भी लंबा हो, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों सीन ये है कि जब वहां पर प्रथम विश्व युद्ध चला और वहां पर यह देखा गया कम्युनिटियों के अंदर कि यार जो सत्ता वर्ग था ना उसमें यहूदियों का प्रभाव था। जर्मनी की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों उस सत्ता वर्ग का विरोध होना शुरू हुआ जब वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि बहुत शर्मिंदा करने वाली संधि थी जर्मनी के लिए, यानी कि युद्ध के उपरांत जो संधि हुई उसमें फ्रांस ने इनका बहुत सारा हिस्सा हड़प लिया, जर्मनी का बहुत ज्यादा इनके ऊपर टैक्सेशन लगा दिए। कहने का मतलब इतनी शर्मनाक संधि थी कि जर्मनी के लोग आत्म स्वाभिमान में जी नहीं पाते थे। देखिए जनाब, क्षेत्र छोटा सा हो लेकिन इज्जत पूरी होनी चाहिए, वही वाली बात है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या है, इतना बड़ा देश होकर के भी छोटा सा एक नन्हा सा देश है नेपाल, जिसको कि आप अगर सब लोग जोर से हवा मार दे तो उड़ जाए वैसा देश है। उसके थोड़े से रिलेशन खराब हुए और हमारा तो साफ पैनिक हो गया दिमाग, इंडिया के रिश्ते खराब हो गए। अरे क्या खराब हो गए भाई, इंडिया के रिश्ते खराब है? इतना सा भी आपके अंदर अगर वो नहीं है, स्थायित्व नहीं है मन के अंदर, तो कैसे देश का सम्मान करेंगे आप, कैसे देश की एकता के अंदर काम आएंगे? थोड़ा विचार करिए। तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो जूस के साथ ऐसा हुआ तो जर्मनी भी, मतलब ये जर्मन लोग भी जो थे ना, ये बड़े खुददार टाइप के थे। इनने कहा कि किसके कारण ये सब काम हुआ, तो लोगों के मन में एक विरोध का भाव पनप गया। किसके खिलाफ? जूस के खिलाफ पनप गया, यहूदियों के खिलाफ पनप गया।
अच्छा, ये जर्मनी के जो जूस थे ना, इन्होंने संधि कुछ इस प्रकार से की थी। अच्छा देखो, दो कारण थे उस समय भी। अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी जाऊं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो जूस हुआ करते थे, जर्मनी वाले या जिनको यहूदी कहते हैं, ये लोग पहले भी व्यापार करने बाहर जाया करते थे। यानी कि ये उस समय भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये हुआ करते थे। और जब ये संधि हुई तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना यह था कि जो जर्मनी से निकल करके यहूदी बाहर बसने गए हैं ना, उन्होंने ही जर्मनी के पक्ष में यह समझौता नहीं करवाया, उन्होंने उन देशों के पक्ष में यह समझौता करवाया जिसके अंदर वो रहते हैं। यानी माइग्रेट करके, यानी प्रवासी बन के जिस देश में गए, जैसे प्रवासी बन के अमेरिका में गए। आज की स्थिति भी अगर मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा जान करके, जितने यहूदी कुल मिलाकर के इजराइल में रहते हैं उससे ज्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं। और यही एक कारण भी है कि अमेरिका जो है वो किसका समर्थन करता है? यहूदियों का, यानी इजराइल का समर्थन करता है। तो ये बात समझनी होगी। और अमेरिका के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है या फिर जितने भी पैसे वाले जो बहुत फाइनेंशियली रिच लोग हैं, प्रभावशाली जो समूह है ना, वो अमेरिका के अंदर भी यहूदियों का ही है। यानी कि ये जो मार्क जकरबर्ग वगैरह हैं, इनके बारे में चेक करिएगा। मैं 99% श्योर हूं कि ये भी यहूदी है, लेकिन एक बार के लिए बात करेंगे, बाद में ढूंढ लेंगे, अभी इसके बारे में क्लेम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि इस परिस्थिति में ये लोग जब बाहर चले गए तो लोगों के मन में ये विचार था कि बेटा तुम्हारे करने से ना ये सारा काम हुआ है। तो हिटलर जब पनपा, यानी कि 1914 के बाद से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी, तब उस समय जब हिटलर का समय आया, जस्ट 20 साल के अंदर अंदर, यानी इस पूरे टेन्योर के अंदर हिटलर ने क्या किया कि ये कह दिया कि बेटा तुम्हारे कारण हमारी ये हार हुई है, क्योंकि तुमने हमारा समर्थन नहीं किया। तो अपने ही जगह पर मेरे प्यारे साथियों हिटलर ने इनका बहुत बड़े लेवल पर क्या किया? मसैकर किया, जीनोसाइड किया, यानी कि इनको पकड़ पकड़ के मारा। ऐसा कहते हैं कि गैस चैम्बर में भर भर के मारा। किनको? यहूदियों को। एक मास स्केल पर जीनोसाइड हुआ और जर्मन के लोगों का हिटलर को पूरा समर्थन प्राप्त था कि जिन लोगों ने हमारे लिए ही, यानी कि हमारे जर्मनी के सम्मान के लिए कार्य नहीं किया, उनको मर जाना चाहिए। ओके सर, तो हिटलर जो है वो एकदम खूंखार एक तरह से आतंकवादी या फिर कहा जाए तो तानाशाह बन के पैदा हुआ और उसने जर्मनी के सम्मान के लिए लेकिन तगड़ा काम किया साहब। 20 साल के अंदर हिटलर ने यह काम कर दिया कि वो पूरा जर्मनी वापस खड़ा हो गया और ऐसा खड़ा हुआ कि 20 साल में अपने खिलाफ हुए जितने भी काम थे उनका बदला लेने की स्थिति में आ गया। और जर्मनी के जर्मन लोगों ने मेरे प्यारे साथियों वापस से युद्ध का आगाज कर दिया। 1939 में अपन पढ़ते ही हैं कि 1939 के अंदर आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। और उसने भाई साहब शुरुआत के 3 साल में तो यह हालत मचा दी थी कि जिस जर्मनी पर इतनी पाबंदियां लगाई गई थी कि सांस भी कोई ढंग से ना ले पाए, फौज तक ना रख पाए, उस जर्मनी ने 20 साल के अंदर इन सारे देशों को एक बार में हरा दिया। फ्रांस, ब्रिटेन इन सब की नाक में दम कर दिया। लेकिन फिर वही बात, कौन? अंकल सैम निकल आए, अमेरिका निकल आया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका चल दिया साहब, और चल के कहां गया? वो बम को, मतलब बम फोड़ दिया। ये सब बताया, ये मैंने आपको हिरोशिमा नागासाकी की कहानी। अब इस बीच में क्या होता है कि यहूदी जब यहां पर मर पिट रहे थे तो यहां से भग रहे थे, जर्मनी से भग रहे थे। जर्मनी से भग रहे थे तो ये मित्र राष्ट्रों से सहायता मांगने गए। मित्र राष्ट्र बोले तो कौन? जो वर्ल्ड वॉर जीत रहे थे। जीतने वाला कौन? तो जीतने वाला कौन था उस समय पर भाई? उस समय तो यही थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यही तो यूएसएसआर, यही तो जीतने वाले देश थे। इनके पास यहूदी गए कि देखो भाई, अगर कहीं ना कहीं हमारा मैसेकर हो रहा है या हमारा जीनोसाइड हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को मार दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमने तुम्हारा समर्थन किया। अब किया कि नहीं किया ये तो इतिहास जाने, लेकिन ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि अब हमारी सुरक्षा तुम सुनिश्चित करो। तो भाई साहब इन ब्रिटेन वगैरह ने मिलकर के क्या किया? जब ये लोग युद्ध जीत गए तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के एक साई पिकॉक समझौता था वो किया। आपको ये समझौते याद नहीं रखने, केवल मैं बताने के लिए, ऐतिहासिकता के लिए बता रहा हूं। जब ये जीत के आए तो इन्होंने कहा कि जो इजराइल, जो यहूदी है ना, असल में इनका जन्म कहां से हुआ? तो बोले इनका जन्म कहां से हुआ? बोले इनका जन्म हुआ था यरूशलेम से। अब ध्यान से सुनिएगा, यहूदियों का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ना, या फिर यह कहा जाए कि यरूशलेम वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहूदी समुदाय जो है भाई, जैसे कि आज हम ये कहें कि भाई मुसलमानों का जो सबसे, मतलब क्या कहते हैं उसको, धार्मिक आस्था का केंद्र है वो कौन सा है? मक्का मदीना है। जैसे आज मतलब हर किसी का कोई ना कोई, जैसे भाई वेटिकन सिटी के अंदर मतलब क्रिश्चियंस लोगों का बहुत बड़ा वो है। ऐसे ही जैसे अपन हिंदुओं का राम भगवान में है, कृष्ण भगवान में है, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों
इनका जो सबसे बड़ा मूल था ना, वो कहां था? यरूशलेम था। तो इन्होंने गुपचुप करी तरीके से जीतने वाले राष्ट्रों ने समझौता क्या किया कि बोले एक काम करो, बोले क्या? बोले इनको उठाओ और इनको बसाने लेके चलो। बोले कहां बसाने लेके चलो? बोले इन यहूदियों को कहो कि ये जाके फिलिस्तीन में बसना शुरू हो जाएं। अब कहानी शुरू होती है मेरे प्यारे साथियों। तो 1917 में हालत ये थे, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। उसके बाद ब्रिटेन का शासन था उस समय, ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करता था। कौन? फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन पर शासन। देखिए आपको याद होना चाहिए, ब्रिटेन के बारे में अपन कहते ही थे कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसपे ब्रिटेन का शासन ना हो। सूरज जहां से उगता था, सूरज जहां छुपता था, वहां तक ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इसके अंदर 1947 में, आप देखिए ये 1917 की फोटो है, ये 1947 की है। 17 में कुछ नहीं था और 47 में देखिए ये जो पीला पीला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस पीले पीले हिस्से में मेरे प्यारे साथियों कौन आके बस गए? आपके इस पीले पीले हिस्से में आकर के बस गए आपके यहूदी। ठीक है ना? तो 1947 में यहां के बस के शुरू हो गए। अब धीरे धीरे जब इनकी संख्या यहां बढ़ने लगी तो लोगों ने यहां का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। किसने? फिलिस्तीनियों ने। फिलिस्तीनियों ने कहा कि बेटा गड़बड़ है ये। ठीक है, तो भाई इस स्थिति में क्या हुआ? बोले कोई गुपचुप समझौता हुआ है इनके बीच में। किनके बीच में? फिलिस्तीन, ये इजराइलों के बीच में और ब्रिटिश वालों के बीच में कोई गुपचुप समझौता है जिसके कारण ये काम हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस मुद्दे को लेकर के। अब देखो आपको ना एक बात और समझा देता हूं, थोड़ा सा वर्ल्ड को समझने का तरीका बनाओ। जो यूएन है ना, अगर आप उसकी स्थायी सदस्यों की सीट देखते हो, 5 स्थायी सदस्य हैं यूएन के, जो स्थायी मेंबर हैं या फिर जो उनकी परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें 5 मेंबर हैं। कौन कौन है? इस चाइना को हटा दो, ये तो भाई हमारी देन है, ये समझ लो, चाइना। उसके अलावा यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, तो भाई जीतने वाले ही तो चारों के चारों देश हैं। और जो चाइना है ना कहीं तक वो भी विजित राष्ट्रों में ही काउंट कर लो आप। बोले क्यों? अरे हमने कहा भाई ये भी प्रताड़ित ही था, जापान इसी के ऊपर तो प्रताड़ना कर रहा था, एशिया की तरफ से प्रतिनिधित्व चाहिए था तो इसको भेज दिया। एक प्रकार से यूं समझ लो, तो ये जीतने वाले ही देश थे पांचों की पांचों। एक तरीके से ये समझिए, इसमें जर्मनी वर्मनी कोई हाई नहीं, हारने वाला देश ही नहीं है। जापान नहीं है, जर्मनी नहीं है, इटली नहीं है, कोई भी देश इनके अंदर नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने फिलिस्तीन को गोली दी। क्या गोली दी? कि देखो बेटा हमने अभी अभी ताजा क्या बनाया है, 1945 में यूएन बनाया है। तुम एक काम करो, तुम है ना इस मुद्दे को लेकर के यूएन चलो। अब भाई साहब बेचारा फिलिस्तीन, जिसमें कि यहूदियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई थी, तो उस फिलिस्तीन ने कहा कि ठीक है भाई अब यूएन चलो। तो भाई फिलिस्तीन तो चूंकि पहले से ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो ऐसी स्थिति में समुदाय पूरा पैलेस्टीनियंस का था। लेकिन वो क्या हुआ, इनके कहे बहकावे में आकर के यूएन चल दिए। यूएन गए तो यूएन में चच्चा बैठे थे सारे के सारे, जिनका कहना से ये सारा काम हुआ था, जिनके कहने से ये गुपचुप कार्य हुआ था। तो उनमें क्या हुआ, उनने तुरंत ये कहा कि एक काम करते हैं, 2 स्टेट थ्योरी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 2 स्टेट थ्योरी दे देते हैं। एक काम करते हैं, 1947 में 2 स्टेट थ्योरी पकड़ा दी यूएन ने। किसको पकड़ा दी? फिलिस्तीन को। कि देखो बेटा अब जूस यहां आ चुके हैं, तुम्हारे बीच में आए दिन लड़ाइयां हो रही हैं, तो एक काम करो, तुम आधा देश इनको दे दो, आधा तुम रख लो। अब भाई तुम एक बात बताओ यार, खुद से दिमाग लगाओ कि यदि हम इसको पढ़ें, इसमें क्या लिख रहा है? प्रपोज्ड अंडर द यूएन पार्टीशन प्लान, यानी कि आपने इसका पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन कर दिया तो ये अरब कंट्री था, आपने बिना मांगे, मतलब आप सोच के देखो 10-15 साल में कोई आदमी आके बसा। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे भारत में आके बांग्लादेशी बसे और बांग्लादेशियों के पक्ष में हम यूएन चले गए। यूएन में जाके समझौता होता है कि भाई बांग्लादेशियों को अलग एक बांग्लादेश और बना के दे दो, बांग्लादेश पार्ट 2 बना के दे दो। मूर्ख हो गए हो क्या? यूएन ने साहब ये दे दिया। अब फिलिस्तीन जो था ना, वाकई में उस समय बेचारा था। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये फॉरेन इन्वेडर स्पीसीज है जो यहां आ चुकी है। ऐसी स्थिति में भाई फिलिस्तीन के ऊपर इनका आक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया और इजराइल हो गया स्थापित। अब मैं आपको बताता हूं, आपके मन में एक भाव आएगा कि सर इंडिया क्या था उस समय, भारत भी तो आजाद हुआ था और उस समय तो सर महात्मा गांधी भी जिंदा थे। महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था? तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने, जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी और क्या कहा था? इट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता के खिलाफ किया गया घनघोर अपराध है। कौन सा? यूएन के द्वारा दिया गया ये डिसीजन। मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी का विजन था ये, और उन्होंने क्या कहा कि ये यूएन का जो रिजोल्यूशन है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। 1947 में भारत ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अब क्या होता है भाई कि ये जो केस आगे बढ़ने लगता है, ऐसी स्थिति में जब ये लोग, यानी कि यहां पर क्या केस होने लगता है कि जैसे ही ये चीज हुई तो जितने भी ये अरब वाले देश हैं, पड़ोसी देश,
अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि पड़ोसी देशों में ये वाला देश का नाम क्या है, इजिप्ट है, ये वाला देश जॉर्डन है, ये वाला देश सीरिया है ये जितने भी चारों तरफ के पड़ोसी देश हैं, इधर की तरफ से मेरे प्यारे साथियों ये इराक है, ये चारों पांचों देश एक साथ मिले और इन्होंने एक साथ मिलकर के किसके ऊपर अटैक कर दिया, 1948 में इजराइल पर अटैक कर दिया। बोले भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम सब साथ हैं और सारे के सारे पड़ोसी, देखना ध्यान से, इजिप्ट, इधर से जॉर्डन, इधर से सीरिया, इन सब ने मिलकर के मेरे प्यारे साथियों किस पर अटैक कर दिया, इस पर अटैक कर दिया, इजराइल पर अटैक कर दिया। ये बात है 1948 की। 1948 में मेरे प्यारे साथियों जब अटैक किया इन सब देशों ने मिलकर के इसके ऊपर, तो भाई साहब इजराइल जो है यहां पर जबरदस्त तरीके से पावरफुल बनकर के निकला और पावरफुल ऐसा निकला कि इसने इनको पीछे खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और अपने आप को सरवाइव करा के ले गया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब इंडिपेंडेंट कंट्री ये सरवाइव करा के ले गया तो 1948 में जहां थोड़ा बहुत स्थान पहले फिलिस्तीन के पास 1947 में यूएन रिजोल्यूशन के हिसाब से मिलने वाला था, वो स्थान भी घट करके कम हो गया और फिलिस्तीन इतना सा रह गया, यानी कि फिलिस्तीन और कम हो गया, यानी कि हिस्से की जगह और चली गई। अब आपको यहां से एंगल मिलना चाहिए कि ये जो अरब वर्ल्ड है, इजिप्ट वाला, जॉर्डन, सीरिया, इन सब देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कार्य किया था और इनको समर्थन प्राप्त था इसी यूएई का, इसी सऊदी अरब का, इन सारे देशों का। इवन इस मामले में तो ईरान, इराक सब साथ थे, यानी कि भाई हम सब तुम्हारे साथ हैं, इजराइल को यहां से खत्म करो, हम इस देश को मानते ही नहीं हैं। अब मेरे प्यारे साथियों अब क्या होता है, यहां से ये जो निकले हुए फिलिस्तीनी थे जिन्हें इजराइल ने खदेड़ दिया, ये निकल करके बॉर्डर पर बस गए और बॉर्डर पर बस करके मेरे प्यारे साथियों ये रिफ्यूजी कैंपों में रहने लगे। मेरे प्यारे साथियों जब ये रिफ्यूजी कैंपों में रहने लगे तो इन्हीं की वजह से पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी पीएलओ की स्थापना हुई, जो कि एक आतंकवादी संगठन बाद में नामित कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी की स्थापना करी इन लोगों ने, बीइंग एन रिफ्यूजी, और ये बॉर्डर पर रहने लगे। इनने कहा कि हम पैलेस्टीन को आजाद कराना चाहते हैं और मांग गलत भी नहीं थी सर, यदि आप इन्वेड कर रहे हैं तो ये मांग गलत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों पीएलओ ने 1964 के अंदर अपनी तरफ से ये मांग रख दी कि हम लोग वापस से फिलिस्तीन चाहते हैं और इसको सारे अरब वर्ल्ड ने समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। डन। आप भाई थोड़ा जल्दी शेयर करो, कितनी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूं मैं आप लोगों को है। अब क्या होता है भाई साहब कि यह कहानी 47 से आगे बढ़ती है और अब कहानी पहुंचती है 1967 में। तो पहला अरब वॉर हो लिया 1948 में, अब पहुंचती है 1967 में। 67 में क्या होता है कि ये वापस से जितने भी अरब देश हैं, इनमें नाम था इसके पड़ोसियों का इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इन सब देशों ने मिलकर के फिर से इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। देखो सबसे पहले परिस्थितियां ये थी, ये जो सफेद सफेद से दिख रहे हैं आपको, इतने से इजरायली थे। इजराइल ने कैप्चर किया 1947 के अंदर, जो पार्टीशन प्लान बना, उस पार्टीशन प्लान में ये जो व्हाइट दिख रहा है ये इजराइल बना। इसके बाद में 1948 के बाद में इजराइल इतना फैल गया, यानी कि पैलेस्टीन का हिस्सा ही गायब हो गया, ऊपर वाला हिस्सा पूरा पूरा गायब हो गया। इसके बाद और परिस्थितियां क्या बनी वो देखो। यहां से आगे मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1967 में ये देश जब पहुंचे, दोबारा सुनना, कौन से देश पहुंचे? ये वापस से पड़ोसी देश पहुंचे। तो अब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने तो और ज्यादा कमाल कर दिया। किसने साहब? इजराइल वालों ने। और क्या कर दिया इन्होंने? इनकी जगह भी हड़प ली। किसकी? सीरिया से हड़प लिया गोलन हाइट। दोबारा सुनो, सीरिया से क्या हड़प लिया? गोलन हाइट को सीरिया से हड़प लिया। वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जो है वो जॉर्डन से हड़प लिया। वेस्ट बैंक जो जगह थी वो पहले जॉर्डन के पास होती थी, वो हड़प लिया। ऐसे ही सिनाई पेनिनसुला, जिसमें आप लोग स्वेज कैनाल पढ़ते हैं, ये वाली जो जगह है ये पूरी की पूरी किससे हड़प ली? इजिप्ट से हड़प ली। भाई साहब इजिप्ट की हालत खराब हो गई। बोले कहां तो गए थे चौबे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे, भैया अपना हिस्सा भी दे करके लौटना पड़ गया। इतना ज्यादा भारी पड़ गया। कौन? इजराइल। आपको यह समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इजराइल के पक्ष में ये सारे लोग खड़े थे। देखो इनडायरेक्टली ये लोग कभी सामने नहीं आए, लेकिन ये सारे के सारे विजित राष्ट्र कौन से? जिन्होंने इजराइल को यहां बसाया था, जिन्होंने यूएन में टू नेशन थ्योरी को दिया था, उन्हीं लोगों का समर्थन प्राप्त था इसे। यही कारण था कि यह जीतता जा रहा था। और मेरे प्यारे साथियों इसने तो पूरा की पूरा मामला ही हड़प लिया। अब ऐसा है कि यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि यदि किसी ने युद्ध में
कोई जगह जीत ली तो उसे लौटाना पड़ेगा। जब समझौता होगा तो उसको लौटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना क्षेत्रफल बढ़ाते हुए चले जाएं। ये यूएन चार्टर में लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में यूएन ने इजराइल से कहा, थोड़ा भला बनने के लिए क्या कहा कि इजराइल वालों एक काम करो, ये जो जगह तुमने जीती है ना, ये लौटा दो। बोले किसको लौटा दे? बोले वापस इनको लौटा दो। इजराइल ने कहा नहीं लौटा रहे बेटा, जाओ, अब तो हमारे पास है ये पूरा क्षेत्रफल, हम नहीं लौटा रहे। सिनाई पेनिनसुला भी हमारा, जॉर्डन भी हमारा, सीरिया भी हमारा, सब हमारा, बोलो नहीं लौटा रहे। फिर इनने कहा, बोले भाई लौटा दो यार। तो इनने कहा तभी लौटाएंगे। कब लौटाएंगे? जब जॉर्डन और इजिप्ट हमसे क्या करें? समझौता करें। भाई साहब, तो हुआ ये कि इस पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर दो ही देशों ने इजराइल के साथ समझौता कर रखा है। उनमें से एक का नाम है इजिप्ट और एक का नाम है जॉर्डन, जो कि इजराइल के